गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और सिंथेटिक फाइबर को हमने लास्ट में क्लियर किया हुआ था और आज हम करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक? प्लास्टिक हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम प्लास्टिक्स के बहुत सारे अलग अलग मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। किचन में भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो भी हम प्लास्टिक के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। तो ये प्लास्टिक है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ एनी सिंथेटिक फाइबर, एनी सिंथेटिक मटेरियल which can be easily molded into any desired shape on heating is called plastic। कोई भी ऐसा सिंथेटिक मटेरियल जिसे हम आसानी से अपनी चाहने वाले शेप में, जिस शेप पे हम चाहते हैं, इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप। इट मीन्स अगर हम आउल शेप में चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, हम अगर रेक्टेंगल शेप चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप चाहें वो भी, या फिर हम किसी अगर यूटेंसिल की शेप में चाहें तो हम वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स उसे हम माउल्ड कर सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड शेप में, जो भी शेप हमें चाहिए हो। कब? ऑन हीटिंग, जब उसे हम हीट करते हैं, गरम करने पर। एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल जिसे हम गरम करें तो उसे हम आसानी से किसी भी शेप में माउल्ड कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक। और सम कॉमन प्लास्टिक्स आर, जो भी हम प्लास्टिक्स कॉमनली यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? बेकलाइट, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन, पीवीसी एट्सेट्रा। अब ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये जो टाइप्स ऑफ हमने कुछ प्लास्टिक्स के बताए। बेकलाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम ये अपने घरों में देखते हैं। जो टेलीफोन होता है ये बेकलाइट प्लास्टिक का बना होता है। इनकी भी तो वैराइटीज़ होती है ना प्लास्टिक की, अलग अलग। ये हमारे होता है बेकलाइट प्लास्टिक। ये जो हम पैकेट्स खरीदते हैं, पाउच जो होते हैं हमारे, मिल्क के होते हैं, कर्ड के होते हैं, दही के होते हैं, या किसी और चीज़ के, कोई भी हम अगर शुगर वगैरह भी ख़रीदते हैं, पैक जो हम पैकिंग वाला कोई भी मटेरियल अगर हम ख़रीदते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, तो वो हमारे जो ऐसी पॉलीथीन्स में पैक होके आता है। ये जो ऐसे पैकेट्स होते हैं ये नायलॉन प्लास्टिक के बने होते हैं। कौन से प्लास्टिक के? नायलॉन प्लास्टिक के। जो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यूज़ करते हो, ज्योमेट्री बॉक्स में आपके जो पाउच होते हैं ये होते हैं टेरिलीन प्लास्टिक के। और ये जो हम पॉलीथीन्स, ये तो आप सभी बच्चों अच्छे से जानते होंगे, ये तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बट अब ये भी देखो कितना इसका अभियान चला हुआ है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें अपने पेपर बैग का या क्लॉथ बैग का ऐसा यूज़ करना चाहिए। बट फिर भी ये यूज़ किए जाते हैं, ये सभी प्लास्टिक्स के। धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब लास्ट ईयर्स तक हमारे पास ये पॉलीथीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये पॉलीथीन्स तो हम नॉर्मली फ्रूट शॉप पे जाते हैं या वेजिटेबल मार्केट जाते हैं तो तभी भी हमें यही वाले पॉलीथीन्स देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं हमारे पॉलीथीन्स। और बचा आपका पीवीसी आपने सुना होगा बेटा। पीवीसी पाइप्स जो हम बोलते हैं, जो हमारे वाटर पाइप्स होते हैं, वो पीवीसी बोलते हैं उन्हें। तो वो वाला जो प्लास्टिक होता है उसे हम पीवीसी प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। ये सारे थे हमारे प्लास्टिक क्या होता है और कुछ ऐसे कॉमन प्लास्टिक्स जिसका हम डेली यूज़ करते हैं। अब प्लास्टिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तो होती हैं जिसे क्या, इसी के लिए तो हम उन्हें यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हम यूज़ कब करते हैं? जब उसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगती हों, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तभी हम उनको यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ प्लास्टिक्स की। फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक्स आर लाइट वेट। प्लास्टिक बहुत ही लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक चलने वाले होते हैं, एंड इनएक्सपेंसिव, और ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट ऑन विद केमिकल्स। अगर कोई भी हम केमिकल डालते हैं तो उसके साथ प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है। प्लास्टिक कैन बी बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। प्लास्टिक दोनों ही चीज़ें देखो, थर्मल इंसुलेटर भी और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है। इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में ये घुलता नहीं है प्लास्टिक, तो इसीलिए हम इसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको डिटेल में आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे बेटा, तो उसका पूरा डिटेल में गिवन है कि प्लास्टिक्स का कैसे केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कोई भी चीज़ें हों जैसे थर्मल या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वो कैसे है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बुक्स में हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल में भी आगे कराऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं?
प्लास्टिक मोस्टली 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. अब थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? A plastic substance which can be molded again and again into different shapes is called a thermoplastic polymer. एक ऐसा प्लास्टिक का सब्सटेंस, देखो है तो अब ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ना, तो बच तो गया ये प्लास्टिक ही. तो ऐसा प्लास्टिक का सब्सटेंस जिसे हम बार बार माउल्ड कर सकते हैं. इट मीन्स एक बार जिस शेप में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, अगर हम चाहें तो उसे दोबारा से फिर से उसको हीट करके वापस से किसी और शेप में कन्वर्ट करें. तो इट मीन्स हम उसे डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करते जाएं अगेन एंड अगेन, बार बार. तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है इसमें पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्ट्रेलिन एट्सेट्रा. सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब थर्मोसेटिंग देखो जैसे नाम से ही पता चल गया, सेटिंग, इट मीन्स सेट हो जाना. अब प्लास्टिक सब्सटेंस विच डज नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग. ऐसा प्लास्टिक सब्सटेंस जिसको अगर हम हीट करते हैं तो वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा एंड कैन बी माउल्डेड ओनली वंस इज कॉल्ड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट मीन्स जो प्लास्टिक एक बार माउल्ड होने के बाद एक जिस भी शेप में कन्वर्ट हो गया वो उसके बाद दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं हो गया. इट मीन्स प्रॉपरली वो सेट हो गया है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और इसके एग्जांपल्स हमारे पास बेकलाइट एंड मेलामाइन. बेकलाइट का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था अभी, तो बेकलाइट और मेलामाइन इसके प्लास्टिक्स के एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. अब प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट. देखिए हम बेकलाइट और ये हमारे जितने भी टाइप्स हैं इनके हम अलग अलग यूजेस हैं. पॉलीथीन के अलग यूज़ हैं, PVC के अलग अलग यूजेस हैं. ऐसे ही टेफ्लॉन आपने सुना होगा बेटा, हम इसके यूटेंसिल्स भी बनाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स की चीज़ें हैं जो अब हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. अब उस यूज़ से जो हमारे इफ़ेक्ट क्या होता है प्लास्टिक का, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उसका हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. देखिए प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, कोई भी मटेरियल जैसे हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसे, 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो जो हमारा बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिसको हम ईजिली डिकम्पोज कर सकते हैं by natural process. So the material that decompose easily by natural process are called biodegradable material, जिसको हम easily decompose कर सकते हैं. और second non biodegradable, the material which cannot be decomposed easily by natural process. ऐसे material जिसको हम easily decompose नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हम कहेंगे non biodegradable. अब जो हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते जितना कि हमारे लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते और वो हमारे लिए एक वेस्ट बन जाते हैं. सो प्लास्टिक भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जिसको हम ईजिली बायोडिग्रेड नहीं कर सकते, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल हो गया. सेकेंड, इट चॉक्स, ड्रेन्स एंड पॉल्यूट द सॉइल. ये अगर पॉलीथीन्स हमारी, प्लास्टिक हमारी नालियों में हम डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, वो ड्रेन्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, चौक हो जाती हैं. और अगर इसे हम ऐसे ही मिट्टी पे फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो भी पोल्यूट होती है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये डिग्रेड नहीं हो सकते, इसीलिए ये हमारे लिए हार्मफुल है. क्योंकि मिट्टी में जाने के बाद ये मिट्टी की जो जितनी भी पावर होती है ना उसको पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने देती है. ऊपर एक लेयर बन जाती है प्लास्टिक की, तो जितना भी वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देती. अब वाटर, अगर सॉयल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो वीक होती चली जाएगी, तो इससे ये हमारी सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं. थर्ड वन, व्हेन बर्न्ड इट रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. और जब कभी भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसमें से बहुत ही टॉक्सिक फ्यूम्स जो होती हैं वो हमारे एयर में रिलीज़ होकर मिक्स हो जाती हैं और जिससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है. ये भी हमारे लिए हार्मफुल है. अगर एयर पोल्यूशन होगा तो बहुत सारे डिजीज़ भी हो जाएंगे. नेक्स्ट है, इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीजनरेट. अगर इसको हम डीजनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, बहुत टाइम ले जाता है, तो इस वजह से फिर भी ये हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो गया. लास्ट वन इज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लास्टिक्स थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज़ ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर एंड कैन हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स.
अगर हम प्लास्टिक के रैपर्स को या किसी भी चीज़ को, प्लास्टिक पॉलीथीन को अगर हम पानी में फेंकते हैं, वाटर में थ्रो करते हैं, तो वहाँ पे जो रहने वाले वाटर बॉडीज़ हैं, इट मीन जैसे फ़िश है, तो उससे क्या होगा, वो उनके लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा। वाई? क्योंकि उससे जो ऊपर उनकी ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता चला जाएगा। एक लेयर बन जाती है प्लास्टिक की, उससे आर पार कुछ नहीं जा सकता, तो इसीलिए जो उनको ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीजन की, और हमारे एक्वेटिक एनिमल्स इससे अफेक्टेड होते हैं। इससे एक्स्ट्रा भी कुछ और पॉइंट्स हैं बेटा, जैसे कि ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स एट्सेट्रा स्वेलो प्लास्टिक। जब ये एनिमल्स हैं, ये अपना खाना खाते खाते, जैसे घास खाते खाते हम अगर प्लास्टिक वगैरह थ्रो कर देते हैं, तो वो उसको भी साथ में खा जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। और प्लास्टिक क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसे डिग्रेड किया जा सके, तो वो जाके हार्मफुल इफेक्ट डालता है। वो फूड के साथ एनिमल्स खा तो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उनकी बॉडी फंक्शनिंग होती है उसमें वो डिस्टर्ब करता है, जाके ब्लॉकेज हो जाती है, और उसकी वजह से कई बार दे एंड ऑफन इट लीड टू देयर डेथ, और उनकी डेथ का कारण भी ये प्लास्टिक बन जाता है। तो इसके लिए अब हमें कुछ ऐसे मेजर्स कंट्रोल करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है उससे हम दूर हो सकें। सो सम मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्लास्टिक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? उसके लिए फर्स्ट वन, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स एज फार एज पॉसिबल। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो क्या है, अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स। हमें कभी भी प्लास्टिक के कैरी बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम यूज़ करते भी हैं तो हमें धीरे धीरे उसे अवॉइड करके बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए। और प्लास्टिक कैरी बैग्स के प्लेस पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, अपने क्लॉथ बैग जो घर के बने हुए हैं, या फिर पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए। अब मार्केट में भी आपने देखा होगा बेटा कि ईज़िली धीरे धीरे हम अपने प्लास्टिक कैरी बैग्स को अवॉइड कर लें। कोई भी शॉपकीपर आपको ये नहीं कहेगा कि प्लास्टिक कैरी बैग दीजिए, वो अपने या तो बोलेंगे आप खुद से अपने पेपर बैग लेके आइए, या फिर अपना कोई भी घर का कोई भी क्लॉथ बैग लेके आ सकते हो, या बहुत सारे अब तो जूट के बैग भी चले हुए हैं। तो इट मीन्स हम अपने लेवल पे ही हमें इसे सुधार करना होगा। सेकेंड, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन द रोड। हमें कभी भी जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं उन्हें केयरलेसली रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। हम कहीं पे भी जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर हमें भूख लगी, हम बिस्किट या नमकीन या एटसेट्रा चिप्स वगैरह कोई भी अगर हम रैपर उसका पैकेट ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं, खाने के बाद उसे कहाँ थ्रो कर देते हैं, रोड पे ही थ्रो कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो जाके ड्रेन्स को ब्लॉक करेगा। अगर वो एनिमल्स ने स्वेलो कर लिया तो उनकी डेथ का भी कारण बन सकता है। तो इट मीन्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड वन इज़ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। ये मैंने आपको पहले लास्ट वाले चैप्टर में भी बताया था कि हम अपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग से घर में कलेक्ट करें। उसके लिए देखिए हम 2 अलग अलग डस्टबिन बना सकते हैं, रेड और ब्लू, ऐसा करके हम बना सकते हैं, है ना, जिसमें एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो। इट मीन्स हमारा जो किचन वेस्ट होता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। सेकंड हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं डिस्पोज करने के लिए। तो इसलिए हमें अपने घर में भी अलग अलग वेस्ट के लिए बकेट्स बनानी चाहिए और उसे अलग अलग ही डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। अब 4R प्रिंसिपल क्या है? 3R तो हमने पहले भी सुना था, 3Rs तो हम ये वाला सुनते थे और देखते थे। फर्स्ट वन है रीयूज़, फर्स्ट R का मतलब रिड्यूस एंड रीसाइकिल। अब इसमें एक 4R और जुड़ गया, फोर्थ वाला है हमारा रिफ्यूज़। इट मीन्स हमें जितना भी कोई भी अगर हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो पहले हमें उसे ट्राई करना चाहिए कि हम उसे रीयूज़ करें, उसके बाद हम उसे रिड्यूस करें, उसका प्लास्टिक का यूज़ ही कम करना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम रिसाइकिल करें, उसे दोबारा से फिर से उसका हम रिसाइकिल करके ऐसे मटेरियल हम लें जिससे हम रिसाइकिल कर सकें। और अब एक और जुड़ गया, वो है रिफ्यूज़, उसे हम रिफ्यूज़ कर सकें। तो ये जो हमारे 4R प्रिंसिपल्स हैं ये हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। और मुझे पता है कि आप बच्चे तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अवेयरनेस करने के लिए आप बच्चे अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस में भी ये चीज़ें बता सकते हैं, समझा सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का फ़र्ज़ निभा सकते हैं।
तो आई थिंक ये स्टार्टिंग जो हमें ये वाले स्टेप्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, ये हम अपने घर से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इन चारों स्टेप्स को तो हम ज़रूर फॉलो करें, और इससे अलग अगर आपके पास और भी कोई सुझाव हैं तो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।